हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम आज आज जो कल हमने ईएमआरएस के जो 21 क्वेश्चन किए थे, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना? जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि जो भी आपका क्वालिफाइड एग्जाम है, उसमें आपको एनईपी करके एक टॉपिक दिया गया है, जो हम आपको एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कराने वाले हैं, है ना? तो इसमें हमने 21 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको इसकी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलने वाली है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसकी सीरीज हम रेगुलर करने वाले हैं, है ना? ताकि आप लोग को कोई भी लॉस ना हो और आपकी कोई भी वीडियो ना छूटे, है ना? तो इसमें हम जो हमारी इंग्लिश पीडीएफ है, जिसमें 66 पेजेस हैं, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि आपका एक भी एमसीक्यू मिस ना हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले वीडियो में 21 क्वेश्चन को कवर कर लिया था, तो आज हम उससे आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षकों को हर साल कितने घंटे के सतत व्यावसायिक विकास में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है? पहला ऑप्शन है 20 घंटे, दूसरा ऑप्शन है 30 घंटे, तीसरा ऑप्शन है 20 घंटे एंड लास्ट ऑप्शन है 75 घंटे। तो जो शिक्षक होते हैं, तो उनको हर साल कितने घंटे के व्यवसायिक विकास में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, जो शिक्षक होते हैं उनको हर साल सतत व्यवसायिक विकास में कम से कम 50 घंटे भाग लेने की अपेक्षा की जाती है। कितने घंटे? 50 घंटे, है ना? अगला क्वेश्चन है, वन सेकेंड। शिक्षक पात्रता परीक्षा को मजबूत किया जाएगा और स्कूली शिक्षा के किन चरणों को कवर करने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा? पहला ऑप्शन है केवल बुनियादी और प्रारंभिक, दूसरा ऑप्शन है केवल मध्य और माध्यमिक, तीसरा ऑप्शन है केवल माध्यमिक एंड लास्ट ऑप्शन है सभी चरण। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, सभी बुनियादी, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक, है ना? मतलब ऑल स्टेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल स्टेज, यानी कि सभी चरण, बुनियादी, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक, इसमें ये सारे ही आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 2020 तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षकों के लिए मानकों का कौन सा सामान्य मार्गदर्शक सेट विकसित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। सेकंड ऑप्शन है शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक। तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र एंड लास्ट ऑप्शन है शिक्षक पात्रता परीक्षा फ्रेमवर्क। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, है ना? अगला क्वेश्चन है, शिक्षण पेशे में प्रवेश करने के लिए मेधावी छात्रों का समर्थन करने के लिए नीति क्या प्रस्ताव करती है? तो पहला ऑप्शन है 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रमों के लिए बड़ी संख्या में योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां। सेकंड ऑप्शन है शहरी स्कूलों में नौकरी की गारंटी। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक पात्रता परीक्षा देने से छूट एंड लास्ट ऑप्शन है बीएड कार्यक्रम की अवधि में 2 साल की कमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रमों के लिए बड़ी संख्या में योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां। अगला क्वेश्चन है, स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों के लिए शैक्षिक ई सामग्री साझा करने के लिए किस मंच का उपयोग किया जाएगा और उसे मजबूत किया जाएगा? पहला ऑप्शन है NETAF, सेकंड ऑप्शन है परख, थर्ड ऑप्शन है दीक्षा या स्वयं, एंड लास्ट ऑप्शन है NRF। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीक्षा या स्वयं, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की क्या भूमिका है? पहला ऑप्शन है शैक्षिक ई सामग्री और सॉफ्टवेयर बनाना, सेकंड ऑप्शन है शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुफ्त आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है सभी छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट प्रदान करना, एंड लास्ट ऑप्शन है शिक्षा क्षेत्र के सभी प्रौद्योगिकी कंपनियों को विनियमित करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? प्रस्तावित राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की क्या भूमिका है, यानी कि NETF की, है ना। तो देखो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। NETF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, है ना। तो आपको ये याद रखना है। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुफ्त आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, सीमित डिजिटल पहुंच वाले छात्रों के लिए डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए नीति क्या प्रस्ताव करती है? पहला ऑप्शन है पूरी शिक्षा को केवल ऑनलाइन बनाकर, सेकंड ऑप्शन है सभी छात्रों के पास उपकरण होने तक शिक्षा को रोककर, थर्ड ऑप्शन है टेलीविजन, रेडियो और सामुदायिक रेडियो जैसे मौजूदा जन माध्यमों का व्यापक उपयोग करके, एंड लास्ट ऑप्शन है प्रत्येक नागरिक को मुफ्त स्मार्टफोन प्रदान करके। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेलीविजन, रेडियो और सामुदायिक रेडियो जैसे मौजूदा जन माध्यमों का व्यापक उपयोग करके, है ना। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स जो भी अभी तक हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़ा है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है। वहां आपको दोनों लैंग्वेज, हिंदी में और इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, नीति किस तकनीक को एक निर्विवाद रूप से विघटनकारी तकनीक के रूप में पहचानती है जिस पर शिक्षा प्रणाली को प्रतिक्रिया देनी चाहिए? पहला ऑप्शन है ईमेल, सेकंड ऑप्शन है इंटरनेट, थर्ड ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड लास्ट ऑप्शन है स्मार्ट बोर्ड। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि AI, है ना। तो देखो AI का फुल फॉर्म भी याद रखना है। AI का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में शिक्षकों के बारे में क्या मानती है? पहला ऑप्शन है एक अच्छा पारंपरिक कक्षा शिक्षक स्वचालित रूप से एक अच्छा ऑनलाइन शिक्षक होता है, सेकंड ऑप्शन है शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, थर्ड ऑप्शन है शिक्षकों को प्रभावी ऑनलाइन शिक्षक बनने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकता होती है, एंड लास्ट ऑप्शन है
ऑनलाइन शिक्षा में शिक्षकों की आवश्यकता नहीं होती। तो बताइए इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षकों को प्रभावी ऑनलाइन शिक्षक बनने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल लैब बनाने के लिए ताकि सभी छात्रों को व्यवहारिक प्रयोग आधारित शिक्षा मिल सके, किन मौजूदा प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाया जाएगा? पहला ऑप्शन है दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभा। सेकंड ऑप्शन है परख और एनटीए। थर्ड ऑप्शन है एनईटीएफ और एनआरएफ। एंड लास्ट ऑप्शन है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी। बताइए, सॉरी, एनसीईआरटी और एससीईआरटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीक्षा, स्वयं एंड स्वयं प्रभा। क्या हो जाएगा? दीक्षा, स्वयं एंड स्वयं प्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 नियामक प्रणाली के लिए किस मार्गदर्शक सिद्धांत का प्रस्ताव करती है, जिसका लक्ष्य अखंडता सुनिश्चित करते हुए स्कूलों और शिक्षकों को सशक्त बनाना है? पहला ऑप्शन है सख्त और नियंत्रक। सेकंड ऑप्शन है हस्तक्षेप। थर्ड ऑप्शन है हल्का लेकिन चुस्त। एंड लास्ट ऑप्शन है परीक्षण आधारित और दंडात्मक। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइट बट टाइट, यानी कि हल्का लेकिन चुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 सीखने के किन क्षेत्रों के बीच कठिन अलगाव को समाप्त करने पर जोर देती है? पहला ऑप्शन है कला और विज्ञान। सेकंड ऑप्शन है पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियां। थर्ड ऑप्शन है व्यावसायिक और अकादमिक धाराएं। एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा हेतु एनसीईआरटी द्वारा कौन सा नया राष्ट्रीय ढांचा विकसित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। सेकंड ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा। एक सेकंड। थर्ड ऑप्शन है शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक। एंड लास्ट ऑप्शन है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा हेतु एनसीईआरटी द्वारा कौन सा नया राष्ट्रीय ढांचा विकसित किया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेड 6 से 8 के दौरान छात्र 10 दिवसीय बैगलेस अवधि में भाग लेंगे। इस अवधि का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। सेकंड ऑप्शन है बढ़ई, माली, कुम्हार आदि जैसे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ इंटर्नशिप करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है दूसरे राज्य की सांस्कृतिक आदान प्रदान यात्रा पर जाने के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन है केवल बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा?
बढ़ई, माली, कुम्हार आदि जैसे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ इंटर्नशिप करने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ग्रेड 6 से 8 के छात्र किस मजेदार परियोजना या गतिविधि में भाग लेंगे? पहला ऑप्शन है भारत की भाषाएं, सेकंड ऑप्शन है भारतीय विज्ञान का इतिहास, तीसरा ऑप्शन है भारत का संविधान एंड लास्ट ऑप्शन है भारतीय ज्ञान प्रणालियां। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत की भाषाएं, यानी कि द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों से अर्जित अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए किस नई इकाई की स्थापना की जाएगी? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, सेकंड ऑप्शन है भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग, थर्ड ऑप्शन है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एंड लास्ट ऑप्शन है अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ABC, यानी कि अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IITS और IIMS के बराबर समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए स्थापित किए जाने वाले नए मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को क्यों कहा जाएगा? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय अनुसंधान विश्वविद्यालय, सेकंड ऑप्शन है भारतीय उदार कला संस्थान, थर्ड ऑप्शन है बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय यानी कि मेरू एंड लास्ट ऑप्शन है भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरू। क्या हो जाएगा? मेरू। अगला क्वेश्चन है, नीति स्वास्थ्य सेवा शिक्षा को एकीकृत बनाने का प्रस्ताव कैसे करती है? पहला ऑप्शन है यह सुनिश्चित करके कि एलोपैथिक मेडिकल छात्रों को आयुष की बुनियादी समझ हो और इसके विपरीत। सेकंड ऑप्शन है मेडिकल कॉलेजों का इंजीनियरिंग कॉलेजों में विलय करके। थर्ड ऑप्शन है केवल पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित करके एंड लास्ट ऑप्शन है सभी स्वास्थ्य सेवा शिक्षा को ऑनलाइन बनाकर। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह सुनिश्चित करके कि एलोपैथिक मेडिकल छात्रों को आयुष की बुनियादी समझ हो और इसके विपरीत, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति में उल्लिखित प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में सरकारी पहलों का निर्धारित लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि सभी वयस्क एक व्यावसायिक कौशल सीखें, सेकंड ऑप्शन है 100% साक्षरता प्राप्त करना, थर्ड ऑप्शन है सभी वयस्कों को उच्च शिक्षा में नामांकित करना एंड लास्ट ऑप्शन है सभी वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना। तो बताइए कि जो नीति में उल्लिखित प्रौढ़ शिक्षा है उसके संबंध में सरकारी पहलों का निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 100% साक्षरता प्राप्त करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, नीति के अनुसार यूनेस्को ने कितनी भारतीय भाषा को लुप्त प्राय घोषित किया है? पहला ऑप्शन है 22, सेकंड ऑप्शन है 197, तीसरा ऑप्शन है 50 एंड लास्ट ऑप्शन है 220। तो जो इस नीति के अनुसार यूनेस्को ने कितनी भारतीय भाषाओं को लुप्त प्राय घोषित किया है? 22 के 197 के 50 के 220। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 197, है ना। तो यूनेस्को ने 197 भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 एचईआई के मौजूदा जटिल नामकरण जैसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी संबद्ध विश्वविद्यालय को केवल किस शब्द से बदलने का प्रस्ताव करती है? पहला ऑप्शन है विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है स्वायत्त कॉलेज, तीसरा ऑप्शन है बहुविषयक संस्थान एंड लास्ट ऑप्शन है अनुसंधान गहन विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी, है ना। अगला क्वेश्चन है, एचईसीआई के पहले वर्टिकल राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद का कार्य क्या होगा? पहला ऑप्शन है अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को निधि देना, सेकंड ऑप्शन है चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर सामान्य एकल बिंदु नियामक के रूप में कार्य करना, थर्ड ऑप्शन है अपेक्षित सीखने के परिणामों को तैयार करना एंड लास्ट ऑप्शन है सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता देना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर सामान्य एकल बिंदु नियामक के रूप में कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, एचईसीआई के दूसरे वर्टिकल राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद का कार्य क्या होगा? पहला ऑप्शन है सभी विश्वविद्यालयों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करना, सेकंड ऑप्शन है एचईआई को उनकी जरूरतों के आधार पर अनुदान प्रदान, थर्ड ऑप्शन है एक मोटा प्रत्यायन निकाय के रूप में कार्य करना एंड लास्ट ऑप्शन है सभी एचईआई के वित्त को विनियमित करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक मेटा प्रत्यायन निकाय के रूप में कार्य करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी हमारी वीडियोस आएंगी उसमें सारे ही एमसीक्यू और पीवाईक्यू रहेंगे, तो आपको कहीं और से करने की जरूरत नहीं है। जिसने भी ये सारी वीडियोस और ये एमसीक्यू और पीवाईक्यू सीरीज देख ली तो उसका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि हम जितनी भी प्रैक्टिस करवाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आने वाला है ना। तो जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जुड़ जाइए, और जो भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारी ही पीडीएफ मिलती रहे। तो अगला क्वेश्चन है, एचईसीआई के तीसरे वर्टिकल उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद का कार्य क्या होगा? पहला ऑप्शन है उच्च शिक्षा का वित्त पोषण और वित्त पोषण करना, सेकंड ऑप्शन है सभी डिग्रियों के लिए अकादमिक मानक निर्धारित करना, थर्ड ऑप्शन है सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को विनियमित करना एंड लास्ट ऑप्शन है शिक्षा के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्च शिक्षा का वित्त पोषण और वित्त पोषण करना, है ना। अगला क्वेश्चन है, एचईसीआई के चौथे वर्टिकल सामान्य शिक्षा परिषद का कार्य क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित करना, थर्ड ऑप्शन है उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों को तैयार करना और लास्ट ऑप्शन है सभी राज्य विश्वविद्यालयों को निधि देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों को तैयार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
नई नियामक प्रणाली के तहत पेशेवर परिषदें जैसे ICAR, NCTA, COA क्या नई भूमिका निभाएंगे? तो पहला ऑप्शन है वे व्यावसायिक मानक सेटिंग निकाय के रूप में कार्य करेंगी। सेकंड ऑप्शन है उन्हें भंग कर दिया जाएगा और HECI द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। थर्ड ऑप्शन है वे स्वतंत्र नियामकों के रूप में कार्य करना जारी रखेंगी। एंड लास्ट ऑप्शन है वे HEGC से वित्त पोषण की भूमिका संभालेंगे। तो इसका आंसर बताइए फटाफट से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वे व्यावसायिक मानक सेटिंग निकाय के रूप में कार्य करेंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीति शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने की योजना कैसे बनाती है? पहला ऑप्शन है संस्थानों को कोई भी शुल्क निर्धारित करने की अनुमति देकर लेकिन 20% कर के साथ। सेकंड ऑप्शन है सभी निजी संस्थानों को सार्वजनिक बनाकर। थर्ड ऑप्शन है यह सुनिश्चित करके कि सभी संस्थान गैर लाभकारी हो और वित्त के पूर्ण सार्वजनिक प्रकटीकरण को अनिवार्य करके। एंड लास्ट ऑप्शन है सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यह सुनिश्चित करके कि सभी संस्थान गैर लाभकारी हो और वित्त के पूर्ण सार्वजनिक प्रकटीकरण को अनिवार्य करके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश में शिक्षा की दृष्टि को विकसित करने, स्पष्ट करने और मूल्यांकन करने के लिए किस मौजूदा निकाय को मजबूत और सशक्त बनाया जाएगा? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। सेकंड ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। एंड लास्ट ऑप्शन है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। तो इसका आंसर बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, यानी कि CAB, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, है ना। अगला क्वेश्चन है चूंकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है, केंद्र और राज्यों के लिए किस कार्यान्वयन सिद्धांत पर जोर दिया गया है? पहला ऑप्शन है सभी राज्यों पर केंद्र का पूर्ण अधिकार होगा। सेकंड ऑप्शन है प्रत्येक राजनीति को स्वतंत्र रूप से लागू करेगा। थर्ड ऑप्शन है सावधानी पूर्वक योजना संयुक्त निगरानी और सहयोगात्मक कार्यान्वयन। एंड लास्ट ऑप्शन है नीति केवल केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में लागू की जाएगी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सावधानी पूर्वक योजना संयुक्त निगरानी और सहयोगात्मक कार्यान्वयन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो इसकी PDF रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो जो भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है वो जल्दी से जुड़ जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्यान्वयन योजना के अनुसार पूरी नीति के परिचालन मोड में आने की उम्मीद कब है? पहला ऑप्शन है 2025 तक। दूसरा ऑप्शन है 2030 तक। तीसरा ऑप्शन है 2030 से 40 के दशक में। एंड लास्ट ऑप्शन है 2040 से 50 के दशक में। तो बताइए जो कार्यान्वयन योजना है उसके अनुसार जो नीति है उसके परिचालन मोड में आने की उम्मीद कब है, कब आ सकती है बताओ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2030 से 40 के दशक में, है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आगे के जितने भी MCQ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। जय हिंद।